हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ पर स्वागत करता हूं। मैं यहां आपको सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाता हूं, जिसके बाद आप अपने पेपर में मैथ्स के सारे क्वेश्चन को बेहद ही कम समय में करके अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाऊंगा। अतः आप यहां जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आज की इस वीडियो में हम लोग एमटीएस के जो 2023 के लिए जो बम्पर वैकेंसी आई है, इसके लिए हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस का सेशन शुरू किए हैं, जिसमें लगभग 7-8 वीडियो मैं अपडेट कर चुका हूं, डाल चुका हूं, जिसमें हम सीख रहे हैं कि 2022 में होने जो एग्जाम हुआ था उसका अपडेटेड सवाल को हम कैसे यूं चुटकियों में 2-4 सेकंड में सारे सवालों को 2-2, 4-4 सेकंड दे करके किया जा सकता था। और आप प्रैक्टिस जब उसका करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाएगा और कि आपको ये भरोसा होगा अपने आप पे कि आप 2023 के भी सभी सवालों को यूं ही चुटकियों में वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पुराने सवाल नहीं है। 2023 में 5 जुलाई और इसके बाद के जो दिन पूछे गए थे वैसे सवालों को हमने 7-8 वीडियो मैंने डाल रखा है, वो देखे और सीखे। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सीखने के तरीके, अप्रोच को सीखे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तर्कस में बाण रखना जरूरी तो है ही सारे तरह के, उससे ज्यादा जरूरी है कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट बाण का चयन करके लक्ष्य को साधना। इसलिए एप्लीकेशन, थ्योरम, कॉन्सेप्ट आना तो जरूरी है ही, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय पे जैसा सवाल हो वैसा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लगा करके उसको सॉल्व करे और सफलता सुनिश्चित करे। मैंने उन 7-8 वीडियोज में नंबर सिस्टम और उसके आसपास के टॉपिक जैसे एलसीएम, एचसीएफ, एज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ऐसे टॉपिक्स का मैंने उसमें सॉल्यूशन दिया है, जिसमें रेशियो और नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में भी लगभग वही होगा और कुछ सवाल मैंने परसेंटेज के भी लिए हैं, और आज के बाद से जो वीडियोज आएंगे उसमें उसके बाद परसेंटेज के सवालों को हम ज्यादा लेंगे, जिसमें परसेंटेज ज्यादा यूज होता है सॉल्यूशन में, या आपको दिखता है वो कि प्रतिशत जहां पे हो, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, एसआईसीआई हो गया, ऐसे सवाल में परसेंटेज का अहम रोल होता है। तो हम इसे करेंगे, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सवाल करेंगे। उसके बाद हम एडवांस के और सारे सवाल करेंगे। आप जुड़े रहें, बने रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आज से पहले के वीडियोज में हमने 18 जुलाई 2022 से उससे पहले के दिनों में जो एग्जाम हुई थी, जो तीनों शिफ्टों में, उसके सवालों को उठाया था। आज 18 जुलाई और उसके आगे वाले सवालों का मिक्स रूप में आप करेंगे, क्योंकि लगभग मैं बोल रहा हूं बार बार कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे सवालों को, सारे टाइप्स के सवालों को कवर कर दिया है। और ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, आज के बाद से आप इसे 2 से 3 सेकंड में ही करेंगे, उससे ज्यादा का समय नहीं देना है इसमें। इसीलिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूं, ताकि आपका मनोबल बढ़े। 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात करें। जब भी किसी सवाल में फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 10 मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल्स के बारे में बात करें, प्रथम गुणज के बारे में बात करें, 15 हो, 20 हो, 50 हो, उससे सवाल के अनुसार से वो देखेंगे। तो जैसे ही बोल रहा है यहाँ कि 11 के प्रथम 15 गुणज, 15 की चर्चा कर रहा है, प्रथम 15 की, तो हम 1 से लेके 15 का औसत निकालेंगे तो 15 1 16 यानी कि 8 होगा, और उसमें 11 से गुना कर देंगे, 88। यही इसका आंसर होगा। आप आज के बाद से ऐसे ही एकदम, जो बोलते हैं ना, थिंक विदाउट इंक वाला, एकदम मतलब बिना कलम कॉपी लगाए, दिमाग लगाए, आपको बिना दिमाग लगाए इसे सॉल्व करना है। बस आप मेरे तरीके को ध्यान में रखो कि जब भी दे कि प्रथम 15 गुणजों का औसत, तो 15 का आप निकाल दे 1 से 15 का, तो 1 से 15 का औसत 15 1 16, 1 से 15 का औसत यही होता है, 1/2 होगा, तो ये 8 हुआ, और इसमें आप 11 से गुना करो और ये 88। तो ये मैं लिख करके बता रहा हूँ, ये तो क्या लिखने की चीज है, आपको ऐसा लगता है? जैसे प्रश्न रहता कि 10 के प्रथम 50 गुणजों का, प्रथम 50 गुणजों की बात करें, जैसे लिखने की क्या कि 10 के प्रथम 50 गुणजों की बात करता, तो हम 1 से लेकर के 50 का औसत निकालते, 2 से इसे भाग देना होता है, तो 25.5 होता। तो जब ये निकल गया तो इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो 255। यही होगा जो 10 के प्रथम 50 गुणजों का मल्टीपल्स का एवरेज होगा। तो आज से आप ऐसे ही करना, बढ़ते हैं आगे।
अब दूसरे सवाल को करते हैं। मैं इसे 2 सेकंड में करूंगा और आज के बाद आप भी इसे 2 सेकंड में करेंगे। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसा देश वैसा भेष, तो जैसे सवाल वैसे कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें समय बचाना है। हम एक तरह के खाना खाने से भी ऊब जाते हैं कि हमें रुचि तभी आती है या हम स्वस्थ तभी रहते हैं, हमारा हेल्थ तभी बना रहता है जब हम मिला करके खाना खाते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारी सफलता तभी मिलेगी जब जैसा सवाल होगा वैसे ही कॉन्सेप्ट या मेथड्स को लगाएंगे। जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पे बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? बिल्कुल, अगर ये चाहता है ऐसा ऑप्शन दे करके कि हम ऑप्शन से एकदम 2 सेकंड के अंदर करें अंकित मूल्य के 7/11, इसका मतलब क्या होता है 7/11 कि अंकित मूल्य अगर 11 है तो 7 में बेचा गया है। जब भी आप ऐसे लिखा देखें तो इसका मतलब यही है कि जिसका अंकित मूल्य के 7/11 है, यानी नीचे वाला जो बेस होता है वो इसे इंडिकेट करता है, इसका प्रतिनिधित्व को करता है। तो यानी अंकित मूल्य जब 11 था तो उसे 7 में बेचा गया। तो अंकित मूल्य जब 11 होगा तो अनुपात में 11 के मल्टीपल्स ही होंगे ना, 11 से ही जुड़ी हुई संख्याएं होंगी जो केवल यहाँ 44 है 11 का मल्टीपल्स। तो सिर्फ और सिर्फ इसे 2 सेकंड में करेंगे। ये बताने में मैं समय लिया जैसे मैं देखता कि जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 यहाँ 11 दिख रहा है तो 11 यहाँ 44 दिख रहा है, इसे टिक करेंगे। आज के बाद आप जब आपका ऐसे ही विजन जब क्लियर रहेगा, सवाल को देखते ही ना दिमाग की बत्ती जलेगी, और दिमाग की बत्ती जलेगी तो आप ऐसे ही ऐसे करोगे। हाँ, जहां ये नहीं लगेगा सवाल में और भी ऐसे होते हैं, आपको दिमाग में आ रहा होगा ये कि अच्छा 44 की जगह 55 भी होता है, ये भी होता है। तो वो जब होता तब वो ऐसे अप्लाई करते, वैसे मेथड को लगाते, सॉल्व करते, वैसे सवाल देखेंगे तो हम सीखेंगे। तब तक बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न है बेहद ही इजी। क्रमागत 10 पूर्णांकों का औसत 11/2 है। इन पूर्णांकों में से सबसे छोटी 4 संख्या का औसत कितना है? औसत दिया है 11/2 यानी कि 5.5 5.5, और हमें पता है कि 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 5.5 है। यानी ये तो मंगल ग्रह वाले भी जान गए हैं कि ये संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक लगातार है। तो जब आप पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटी 4 यानी कि 1 2 3 4, इसका औसत कितना होगा? तो 4 1 5/2 यानी कि 2.5। क्या ऐसा लगता नहीं है कि इसे आप 2-3 सेकंड में करोगे आज के बाद से? अब तो भाई मंगल ग्रह वालों को भी पता है कि एवरेज 10 लगातार संख्याएं और एवरेज और 5.5 से जब कानों में पड़े, आंखों को दिखे, तो वो संख्याएं दिमाग में तो 1 से 10 तक तो आनी ही आनी है। और जब 1 से 10 तक आनी है तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी 4 यानी 1 2 3 4 का औसत, तो 1 2 3 4 का औसत जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। 4 1 5/2 यानी कि 2.5। बढ़ते हैं आगे। अब चौथे सवाल को जो बोर्ड पे है, इसे करवाने का एक खास वजह है, वो ये है कि इसमें बाबू एक राज छिपा है। वो राज क्या है? मतलब आप एक पॉइंट छिपा है, वो पॉइंट आप नोट करेंगे। वो ये है कि जब भी 2 संख्याएं दी रहे तो उसे जब आप HCF से भाग देते हो तो जो भागफल आता है वही उसका रेशियो होता है। और नहीं तो दूसरे शब्दों में से ऐसे कहेंगे कि 2 संख्याओं का जब अनुपात रेशियो दिया रहे उसमें उसके HCF से जैसे ही आप गुना करोगे तो वो एक्चुअल में रियल नंबर जो संख्याएं होंगी वही प्राप्त होगा। यानी कि 8 × 24 और 8 × 5 = 40। तो ये संख्याएं 24 और 40 है, आप इसे नोट करके रखो। क्या मैं बोला? मैं ये बोला कि जैसे आपको दे कि 20 और 35 का रेशियो ज्ञात करें, तो आप जिस संख्या से इसको भाग देते हो वो इसका HCF होता है। जैसे आपको 5 दिख रहा है, जब 5 से आप भाग दोगे तो 4 और यहाँ 7, यही ना होगा। 5 चौके 20 और 7 5 35। तो ये जो इसका 5 है ना वो HCF होता है इसका। बाबू याद रखना है, लिख के रखना है, नोट करके, अगली बार से गलती नहीं करना है। तो अब अगर ये संख्या इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो ये दोनों आएगा, यानी जब इसमें हम इसके HCF से भाग देंगे तो रेशियो आएगा। आपको ध्यान में रखना है, लिख के रखना है। बढ़ते हैं आगे। 5वां सवाल, इसमें भी राज छिपा है, यानी राज वाले ही लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें भी मतलब एक पॉइंट है, आप उसे नोट करेंगे, राज के रूप में वही है।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो संख्या का HCF और LCM नहीं हो सकता है? तो नहीं होगा 12 और 65, क्योंकि ये जो राज छिपा है ना उसके विरोध में जा रहा है। वो राज ये है कि संख्याएं, जो दो संख्या दी हुई है या जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है, उसका जो HCF होगा उससे उसका LCM पूर्णतः विभाजित होगा। यही पॉइंट है। संख्याओं का जो HCF होता है ना वो उसके LCM को पूर्णतः विभाजित करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जो LCM है ये संख्याओं का मल्टीपल ही होता है और ये कॉमन फैक्टर है, यानी ये संख्याओं को पहले से ही विभाजित करता है, उसके मल्टीपल को तो करेगा ही करेगा। तो बढ़ते हैं आगे। लोग छठे सवाल को करते हैं, बेहद ही आसान तरीके से करेंगे और बहुत ही इजी ढंग का ये सवाल भी है कि एक थैले में रुपए 5 और 10 के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है और थैले में कुल धनराशि 165 है। तो 10 रुपए के सभी सिक्कों की कुल धनराशि कितनी होगी? तो अरे बाबू 10 रुपए के सिक्के की कुल धनराशि 10 का मल्टीपल ही होगा ना। 2 सिक्के होंगे 20, 3 होगा 30, यानी कि वो या तो 90 होगा नहीं तो 80 होगा। क्या 10 रुपए के सिक्के से तुम 85 बना लोगे, 95 बना लोगे? नहीं, तो 90 या 80 होगा। जब आप तुम 90 लोगे तो यहाँ से 9 सिक्का आएगा, यहाँ से 8 आएगा, तो क्या 8 से 135 कटेगा? क्योंकि दिया है कि 10 और 5 के सिक्के के संख्याओं का गुणनफल अगर ये 8 है तो 5 के सिक्के और इसका 8 से गुना करने पे 135 आएगा। तो क्या 8 से 135 आएगा? नहीं ना। समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखते के साथ जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो आपको जब समझ रहेगी, दिमाग मैथ्स का अप्रोच मैं डेवलप जब कर दूंगा सॉल्व करने का, तो जैसे आपको दिखेगा 90 यानी 9 ही तो संभव है, 9 से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये मल्टीपल 9 का ही हो सकता है गुणनफल, 8 का तो होने से रहा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम लोग 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बेहद ही इजी सवाल और करेंगे, ये तो मतलब दिमाग ना भी रहे ना तो हो जाएगा कि XYZ का औसत 2x दिया हुआ है, यानी कि औसत में जब 3 से गुना करेंगे तो वो x प्लस y प्लस z का कुल योग ज्ञात होगा, यानी 2x में 3 से गुना करेंगे तो 6x। और यहाँ क्या दिया है कि यदि y प्लस z का औसत 20 है, y प्लस जेड का औसत 20 है, यानी y प्लस जेड, तो अब औसत में 2 से गुना कर देंगे 40, यानी कि x प्लस 40 बराबर 6x, यानी ये वो इधर जाएगा, जब इधर भेजेंगे तो ये 5x और ये इससे इसे 8 बार में उड़ाएंगे और 8 को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। SSC MTS में आपको एवरेज का सवाल ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। दे रखा है कि 24x प्लस 24y बराबर 192 है, तो xy का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ से 24 में जैसे ही हम 24 से भाग देंगे इन सबों में, तो क्या हो जाएगा? 24 8 192 होगा और x प्लस y बराबर जब 8 पता हो गया तो औसत इसका क्या होगा? औसत 4 होगा। 2 से भाग दे देंगे, औसत निकलेगा। तो बस मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको बोला ये कि लगभग अब हम लोग इस टॉपिक के सारे सवालों को, हर टाइप के सवालों को करने के लिए सिखा चुका हूं, जो आपको पैसे दे करके भी सीखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, मेथड, ट्रिक सिखाया हूं, इसलिए आप बने रहे। और अब हम लोग लगभग आपको दिख रहा होगा कि अब अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे तब आप भी ऐसे चुटकियों में ऐसे सवालों को कर रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब 9वें सवाल को हम लोग करते हैं। ये भी एवरेज का सवाल है, इसे इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ऐसे सवालों को कि इससे भी आप 2-3 सेकंड में ऐसे ऐसे सारे सवालों को करेंगे। दे रखा है कि XYZ का औसत 52 है, XY का 48 है औसत, और YZ का औसत जब 60 है तो Y का मान ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि XYZ का जब 52 है और सिर्फ XY का 48 है, तो यहाँ से Z का मान निकालेंगे। Z बराबर क्या होगा कि अगर Z 52 लेकर के यहाँ से निकलता तो XY का औसत भी 52 ही रहता, लेकिन XY का औसत घट गया है 52 से। यहाँ जो 52 था वो घट गया है Z के जाने से। इसका मतलब है कि Z का मान 52 से ज्यादा था, तभी तो इसके ज्यादा जाने से ना और एवरेज घट गया। तो कितना घट गया? 4 घट गया, यानी वो अपना तो गया ही, 4x का भी और 4y का भी, यानी कि 4 गुने 2 8 ज्यादा लेके गया, यानी Z का मान 60 है।
अब z का मान जब 60 है तो यहाँ दे दिया है कि yz का औसत 60 है, जिसमें जब z का 60 है तो y का भी 60 होगा। तब औसत ही जब 60 है तो z भी 60, तब y भी 60, औसत के हिसाब से 60 को हम टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 10वें सवाल को करते हैं। 10वें सवाल को, इसमें एक राज छिपा है और ये राज किसी को बताना नहीं है। ये बहुत जम के आप आज इसका यूज करना, आज के बाद से जो मैं सिखा रहा हूं कि जब भी ऐसे दे कि 11 से 27 के बीच या 100 से 500 के बीच, 1000 के बीच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सब जगह इसे लगाना बेहद ईजी ढंग से ये बनेगा कि जब भी लगातार या इस तरह के बीच में तो 11 से यानी यहाँ 12 होगा जो पहला होगा, इस कड़ी में 12 सबसे पहला होगा और 26 सबसे अंतिम होगा। तो हमें पहला और अंतिम से ही मतलब है। इसका आधा करेंगे 6, इसका आधा करेंगे 13, इन दोनों को जोड़ेंगे, यही इसका एवरेज होगा 13 6 19। जब भी अब जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ कुछ और भी होता तो अब क्या करना है कि आप सेकंडों में इसे कैसे करेंगे। 11 26 अच्छा, यहाँ 12 होगा तो 6, और यहाँ 27 से पहले 26 होगा तो 13 13 6 19, 19 को टिक करेंगे एकदम 1 सेकंड से 2 सेकंड। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 11वें सवाल को करते हैं कि ये कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 60 है। कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं तो कक्षा में मांसाहारी लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लगता है जैसे कि भांग पी करके सवाल बनाया है एसएससी वालों ने, हैं? ऐसे ही सवाल बनाया जाता है। क्या है कि भाई लड़के तो शाकाहारी ठीक थे, लड़के मांसाहारी शेर उर हैं क्या लड़के ये? अरे लड़के हैं तो मांसाहारी है तो सर्वाहारी होंगे ना, तो मांसाहारी लिख दे। लग रहा है लड़कों की जगह शेर आके बैठा है। वैम्पायर, एम्पायर कहाँ है ये? 50 वगैरह वैम्पायर है क्या? तो चलो जो भी है, फिर भी हम लोग करते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 60 है। कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो संख्या में अनुपात में क्या है कि 4:1 है, यानी कि अनुपात में टोटल क्या है 5। अनुपात का जब हम टोटल जोड़ेंगे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को तो 5 आएगा। यही 5 जो है एक्चुअल में 60 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि यदि कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं तो हम यहाँ से निकाल देते हैं 4 लड़के, यही है ना 4, तो 5 का मान इतना तो 4 का मान 48। ये हो गए कुल लड़के, ये कुल लड़के हो गए जिनमें मांसाहारी भी हैं, 50 वैम्पायर घुस रखे हैं। तो कुल लड़के 48 निकले और ये इस 48 में से जो 22 है शाकाहारी है, यानी कि जो 26 है यही है जो इसमें संदेह है कि ये 26 एसएससी वालों के हिसाब से वैम्पायर हैं कि शेर हैं, जो पता नहीं, लेकिन इसका आंसर 26 होगा। बढ़ते हैं आगे। अब जो हम लोग MTS सीरीज में जो हम लोग कर रहे थे लगातार 7-8 वीडियो जो किए हैं उसमें अभी तक नंबर सिस्टम और उसके आसपास के टॉपिक थे। इस सवाल से परसेंटेज शुरू हो गया है। परसेंटेज जहां जहां यूज होगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, CISI में, हर जगह जहां परसेंटेज है। अब हम लोग वैसे सवालों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि एक दुकानदार, 12वां प्रश्न आज का, कि एक दुकानदार 3 उत्पाद ABC खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 40%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के मूल का अनुपात 4:3:2 है तो विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अब तो मंगल ग्रह वालों को ही पता चल गया है कि 4 3 2 को 40 30 और 20 भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो बोल रहा है कि पहले पर अगर वो 20% का लाभ लेगा, 20% पर लाभ लेगा तो 8 4 दूनी 8 यानी 48 में बेचेगा। दूसरे पे 30% का लाभ लेगा यानी कि 3 तिहाई 9, 30% यानी 39, और इस पे 40% का लाभ लेगा यानी 4 दूनी 8, तो ये हो गए 28। तो 48 अनुपात 39 अनुपात 28 जहां भी दिखे उसे टिक करेंगे। बेहद ही आसान सवाल। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग 13वें प्रश्न को करते हैं कि एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, ऐसे सवालों में आप AB फॉर्मूला लगाओ, जैसे लगाओ। ये तो बेहद इजी है। तो वो इजी क्या है कि अगर अंकित मूल्य 100 है, मैं इसके दोनों तरीके, तीनों तरीके, चारों तरीके, जितने तरीके हैं सब बता दूंगा। 4-5 तरीके से इसे आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तरीका ही अप्लाई करना है जिससे बेहद आसानी से पेपर में हो। कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो पहला छूट दिया 20% का तो 80 हो गया, और दूसरा छूट दिया
30% का तो 56 हो गया, यानी कि ये 56 यानी कि 25, 4 से 25 बार में और 4 से 14 बार में, 25 और 4 इसमें है। आप ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो जब आपको पता है कि 20% और 30% की दो क्रमागत छूटें दी गई है, तो ये ओवरऑल नेट छूट क्या मिला है, तो 20 -20 -30, ये भी फॉर्मूला लगाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमें पता है। ये लिखने के लिए मुझे शर्म आ रहा है, तो आपको भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 20 30 50 और 3 दूनी 6, यानी 44% का छूट मिल रहा है। 44% का जब छूट मिल रहा है, ऐसे एकदम ध्यान में होना चाहिए। बोलता हूं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो बहुत सारे मैथ्स के ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। जैसे 10-10 का दे तो 21, ऐसे आपको याद होना चाहिए। 20-20 का दे तो 44। अगर 20-20 का लाभ ले कि बोल रहा है कि लगातार 2 बार मूल्य वृद्धि किया, सक्सेसिव वृद्धि की, इस तरह का लगातार वृद्धि हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, सब जगह ये लागू होगा। कि बोले कि जैसे यहाँ छूट की बात बोल रहा है तो माइनस माइनस लग करके वो 44 हो जाता है कि 20 और 30 50 होगा, और 6 यहाँ छूट में 6 जो जुड़ जाता है, मतलब घट जाता है लास्ट में, तो 20 30 50 और उसमें से 2 और 3, ये 2 और 3 मैं बोल रहा हूँ, जो 2 और 3 6 होगा, यानी 50 में से 6 जाएगा -44, यानी 44% का छूट दिया। कहने का मतलब कि पहले 100 था तो अब ये 56 हो जाएगा, तो ये 25 और 14 होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंकित मूल्य अगर 100 था तो पहला छूट अगर 20% का दिया तो आप पहले 30% करो या 20% करो। ये परसेंटेज की खूबसूरती है कि मान में बदलाव नहीं आता। तो पहला अगर 20% का छूट दिया तो 100 पर आप 20 का छूट दे दिए, तो अब उसका मूल्य 80 हो गया, और 80 पर फिर से आप 30% यानी कि 24 रुपये का छूट दे रहे हैं, यानी कि वो 56 रुपये हो गया, और इसका आंसर 25-14। पढ़ते हैं आगे। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हम लोग बेहद ही खूबसूरत तरीके से करेंगे। वो आप देखो कि एक यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए CI कितना होगा। जब भी CI की बात करें और 10% हो, 2 वर्ष के लिए हो, तो वो 21 होता है। आपको याद रखना होगा, ये सफलता के लिए तो करना ही पड़ेगा। 24,000 गुने 21/100, इससे इसे काटेंगे, ये 0 आएगा और ये 4, और आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आएगा मुझे नहीं पता, मतलब करना ही नहीं है, क्यों समय बर्बाद करें जब यहाँ सिर्फ 40 लास्ट में इसी में है। तो अगर ऐसा होता तो हम आगे बढ़ते कि भाई ये जो होगा कि 24 दूनी 48, और उसमें मतलब 480, और उसमें जैसे ही हम 24 जोड़ेंगे तो 504 ही आएगा। लेकिन नहीं करना, वो जरूरत है ही नहीं। अगर नजरों में है तब वो मैं क्या बोला शुरुआत में कि 10% वार्षिक दर से अगर हो, ऐसा हो, तो यहाँ ये भी फॉर्मूला आप लगाइए कि 10% प्लस 10% प्लस 10 गुने 10/100, यानी कि 21% इसका फाइनल बढ़ोतरी होगा। जब भी ऐसे दे, अगर 20% होगा तो 44 होगा, 20-20 40 4 44। ऐसे में आपको जब सवाल करते रहेंगे तो मैं आपको याद करवाता रहूंगा कि जब भी दिखे कि 10%, या फिर इसके जगह हो कि कोई दुकानदार एक वस्तु पर पहले 10% और उसके बाद फिर से 10% की मतलब मूल्य वृद्धि करता है, तब जब भी वो वैसे दो तो यानी कि फाइनल वहां 21% की वो वृद्धि कर रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को हम लोग पिछले तरीके से मेथड से सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। कि कैसे मैं वहां डायरेक्ट वो लगाया कि जैसे ही पूछ रहा है कि वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या की वृद्धि दर 8% वार्षिक है, तो उस शहर की जनसंख्या 2022 में कितनी होगी, ये आदमी 2 साल बाद कितनी होगी। तो 2021 में भी 8% बढ़ेगा और 2022 में बढ़ी हुई जनसंख्या पे बढ़ेगा, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला मामला है। चक्रवृद्धि ब्याज से ये बढ़ता है। तो जैसे ही वो 8% है तो आपको एकदम ऐसे ध्यान में होना चाहिए कि 8 दूनी 16.64। मैं कैसे बोला कि 8 8 16 और 8 8 64, यानी 16.64 की वृद्धि होगा।
टोटल वो कैसे मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके इतना मजबूत रखना है अपने आप को। 8 + 8 जो हम बोले कि भी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 8 8 16 × 64 यानी 16.64%। ये आपको घर पे ही इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में तो समय नहीं देना है किसी चीज में। तो जैसे ही हो गया कि 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का 16.64% की वजह वो चर्चा कर रहा है, तो 2 से 2 बार काटेंगे और इससे हम इसे 2 बार काटेंगे और 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो 0 8। अब यहाँ जैसे मतलब क्लियर, मुझे 80 यहाँ लास्ट में यही दिख रहा है तो यही होगा, फिर भी मैं गुना करता हूँ। यही मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सेकंड बचाना सिखा दूंगा, वो भी मुफ्त में, बिना पैसे लिए, इतने शानदार ढंग से कि आपको पैसे दे करके भी ये कॉन्सेप्ट सीखने को ना मिलेंगे। तो जैसे ही अब ये हो गया 1664 यानी 3300, 28 हो जाएगा, ये 3300 28 हो गया यानी 33,280। तो 2,33,280 होगा, पहले 2 लाख था, इतना ये बढ़ा हुआ जनसंख्या है, इसको ऐड कर देंगे और आंसर आएगा। तो आप मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, जम के प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।